नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। अवनी ने मनीष को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आई। अवनी भागती हुई अंदर गई तो देखा मनीष गुस्से से भरा बैठा था। मनीष अंदर अवनी को देखते हुए बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम्हें नाम, पैसा, 2 बेटे, कोठी क्या कुछ नहीं दिया और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने नजरें फेर ली। अवनी इससे पहले कुछ बोलती उसके दोनों बेटे रचित और सार्थक और साथ में सास ससुर भी आ गए। रचित ने अपनी मम्मी को गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखेंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास भी गुस्से में बोली, पत्नी पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ अवनी? तुमने तो अपनी नजरें ही फेर ली। अवनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही, वह अपराध जो उसने कभी किया ही नहीं था। मनीष के सिर पे अवनी ने जैसे ही हाथ फेरा, मनीष से झटक कर हाथ हटा दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मनीष कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वो करे भी तो क्या करे। अपनी पूरी कोशिश करती है पर आखिर है तो इंसान ही। पिछले 3 सालों से मनीष के कैंसर का इलाज चल रहा था। अवनी शुरुआत में रात दिन मनीष के साथ साई की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वो तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग मनीष का भार अवनी पे डाल के निश्चिंत हो गए थे। मनीष की बीमारी मानो अवनी के लिए कोई कैद खाना हो गई थी। अवनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने सब पर लोगों की निगाहें होती थी। अवनी अगर थोड़ा सा भी तैयार हो जाती तो मनीष की नज़रों में सवाल तैरने लगते। अवनी का बहुत मन होता कि मनीष को बताने का कि उसे दुख है, पर वो जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से अवनी ने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो अवनी के सास ससुर उसके दोनों बेटों को साथ में लेकर चले जाते। अवनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि मनीष के जीते जी वो सती हो गई हो। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक ही बार जली थी, पर अवनी तो पिछले 3 सालों से तिल तिल करके जल रही थी। कल रात बहुत देर से अवनी की आंख लगी और मनीष के चिल्लाने की आवाज़ से एक झटके में खुल गई। मनीष गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पे बैठा देती। अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चले गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी। कब मनीष कुछ खाएगा और कब दवा लेगा? तुमको पता है ना कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना जरूरी है। मनीष को चाय और बादाम देकर अवनी नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अवनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट के रखा था। कुछ गीले बाल छितर के इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो ब्लू रंग का सूट उस पर बहुत खिल रहा था। जैसे ही वो बाहर आई वो युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देख के लगता ही नहीं कि इनके 18 और 20 साल के 2 बेटे भी होंगे। मनीष कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ भाई, कुदरत ने तो सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। फिर वो फफा फक के रोने लग गया। अवनी अपराधी की तरह खड़ी रह गई। अवनी सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मनीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पे काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पर अवनी को समझ नहीं आता था कि वो मनीष का मनोबल कैसे बढ़ाए। तभी वो युवक बोला, अरे अवनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मनीष की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर लगता हूँ। मेरा नाम कुणाल है। अवनी बोली, अरे आप बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अवनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा, लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही बाहर निकली मनीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखकर खुश हो गई। कुणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाइए, बड़ी कस की भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मनीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठ कर सबके साथ खाना खाया होगा। ना जाने क्यों अवनी को लग रहा था कि कुणाल के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कुणाल डाइनिंग रूम में बैठकर टीवी का कोई प्रोग्राम देखने लगा। अवनी भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते ही कुणाल से पूछी, और आपके घर में सब कैसे हैं? कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ही हूँ घर पे, और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ और घर भी अच्छा है। अवनी बोली, आपने अब तक शादी नहीं करी क्या? कुणाल ने कहा, करी थी, मगर सोनल शादी के 4 साल के बाद ही मुझसे अलग हो गई। अवनी ने धीमे से कहा, ओ आई एम सॉरी। कुणाल ने इस बात पे हंसते हुए कहा, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। कुणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था और अगले दिन रोज सुबह काम पे निकल जाता और शाम को वापस आ जाता। उसके आते ही अवनी के चेहरे पे रौनक आ जाती थी। कुणाल अवनी से सुख दुख की बातें कर लेता था। धीरे धीरे कुणाल और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कुणाल लगभग 2 महीने रहा और इन 2 महीनों में हर वीकेंड पे आउटिंग की प्लान बनाते रहता। जब उसकी पहली बार कुणाल ने मूवी का प्लान बनाया तो रचित और सार्थक का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने ही हुए थे।
सास ससुर जब तैयार हो गए तब कुणाल बोला, मनीष भैया और अवनी भाभी नहीं चलेंगे क्या? इस पर अवनी की सास बोली, अरे मनीष कहीं आता जाता नहीं है, वो तो तेरे कहने पे हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। कुणाल ने जबरदस्ती मनीष को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वो खुद बीच में ही मनीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल हुआ तो कुणाल और अवनी पॉपकॉर्न लेने गए तो कुणाल ने बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार है पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले सती हो रही हो? कुणाल जाते जाते अवनी को हिम्मत और साहस देकर गया था। अब अवनी महीने में एक बार जरूर बाहर जाने, अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने का प्रोग्राम बना ही लेती। अब अवनी मनीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतें, इन सबको अनदेखा कर देती थी। जब भी अवनी को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वो कुणाल से फ़ोन पे बातचीत कर लेती। मनीष के अंतिम दिनों में कुणाल भी वहीं आ गया था। कुणाल के आने से अवनी को हर तरह का सहारा मिल गया था। जब मनीष की मृत्यु हो गई तो कुणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन एक करके खड़ा रहा। पूरे 1 माह रुका और जाने से पहले कुणाल ने अवनी से एक बात कही कि जब भी कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बस एक कॉल ही कर देना। तब अवनी ने फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे यह करने से रोक रहा था। जब अवनी ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है। तुम घर पे रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख ना भोगना पड़े। अवनी उनकी इस अंधविश्वास भरी बातों को सुनकर हैरान रह जाती। अगर वो थोड़ा सा भी ढंग से तैयार होती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती। अवनी कभी कभी दुखी होकर सोचती, इससे तो अच्छा पहला जमाना था जब पति के साथ पत्नी ही सती हो जाती थी। कम से कम रोज रोज तिल तिल के मरना तो नहीं पड़ता था। मनीष की मृत्यु को पूरे 1 साल हो चुके थे। आज मनीष की बरसी थी और कुणाल भी आया हुआ था। अवनी को देखते ही बोला, या तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। अवनी फफा फक के रो पड़ी और बोली, काश मैं भी मर जाती कुणाल। मेरे कपड़े पहनने, हंसने, बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही मुझ पर शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की कोई इजाज़त नहीं है, घर पर कोई काम नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। अब मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन करता है, मुझे देवी नहीं बनना है। कुणाल ने एकाएक कहा, अवनी मुझसे शादी करोगी? अवनी एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, ये क्या तुम कह रहे हो? मेरे दो दो जवान बेटे हैं। कुणाल बोला, हाँ दो दो बेटे हैं जिन्हें कभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब नहीं होगा तो भी मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कुणाल के जाने के बाद अवनी बहुत दिन तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर का डर उसे भयभीत कराते रहा। कुछ दिनों के बाद मनीष के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, पर अवनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई उसकी सास बोली, ये नारंगी रंग की साड़ी की बजाय कोई लाइट कलर की साड़ी पहन लो। लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें जरा सा भी मनीष के जाने का दुख नहीं है? जैसे ही अवनी पीछे मुड़ के जाने लगी तब तक उसके बड़े बेटे रचित ने भी आवाज़ लगाई, मम्मी ये लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिएगा, लोग आपको देखकर ऐसे कुछ भी कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अवनी अंदर जाके फूट फूट के रोने लगी और जब बाहर आई तो एकदम सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर जी ये देख के गुस्से में बोले, ये जानबूझ के नाटक क्यों कर रही हो अवनी? जब तक ताकि लोगों को ये लगे कि हम एक विधवा पे जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार अवनी उस शादी में गई ही नहीं, मगर देर रात तक कुणाल से वो बातें करते रही। अगले दिन सबके सामने अवनी ने कुणाल से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे ये सुन के सख्ते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर कुणाल से शायद बहुत पहले से चल रहा था अवनी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल भी नहीं करती थी। ससुर जी बोले, अरे बेवकूफ़ औरत, ये तुम्हारे बेटे की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। 2 साल में तुमसे मर्द के बिना रहा नहीं जा रहा। सार्थक गुस्से में बोला, अगर आपने कुणाल से शादी कर ली तो हम आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। अवनी के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। अवनी की भाभी बोली, दीदी सार्थक और रचित के बारे में तो कुछ सोचा होता। कुछ वर्षों के बाद आपकी पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तब तो ठीक था, पर अब तो आपके दो दो जवान बेटे हैं। आपको क्यों किसी और के सहारे की आवश्यकता है? अवनी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसी को कैसे समझाए कि जिंदगी का मतलब केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है। सबके विरोध के बावजूद अवनी और कुणाल ने कोर्ट में विवाह कर लिया था और सब पुराने रिश्तों से रीति हो गए। अवनी कुणाल का हाथ थामकर उसके घर आई तो उसकी आंखें भर आई थी। कुणाल हंसते हुए बोला, अवनी देर सवेर रचित और सार्थक तुम्हारा पहलू जरूर समझ जाएंगे।
सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होती है ना। अवनी के मन में ये पंक्तियां बार बार उमड़ रही थी। ना बनना चाहती हूँ मैं देवी, ना बनना चाहती हूँ मैं सती, मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।